लालचंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि कर्नाटक में सीएम को लेकर कांग्रेस के अंदर क्या कशमकश है और कब तक नाम सामने आ सकते हैं। साथ ही इसके बाद आज जो हमारी खास चर्चा होगी वो ये कि फ्रीबी वाली जो राजनीति है वो कामयाबी तो दिलाती हुई दिख रही है, लेकिन इस फ्रीबी वाली राजनीति से क्या होगा अर्थव्यवस्था का, देश के विकास का, इस बारे में क्या राय रखते हैं आर्थिक विशेषज्ञ भी। इस पर आज खास चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से वो 36,000 शिक्षकों की नियुक्ति को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया घोटाले के चलते, भर्ती घोटाले के चलते, लेकिन अब उनको बहाल करने के लिए पुनर्विचार याचिका डाली है टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने। इसके साथ ही बात करेंगे कि पार्टी तो आम आदमी की है, लेकिन इनके नेता, कई नेता बेहद खास, किसी को जेल में सुविधा तो किसी को मुख्यमंत्री आवास में सगाई की छूट, इन पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कर्नाटक में कल रात कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने विधायकों से करवाई गुप्त वोटिंग। विधायकों ने विधायक दल के नेता के नाम के लिए पर्चे पर दी है अपनी राय। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने खोली जाएगी इन विधायकों की राय। बजरंग दल पर आपत्तिजनक बयान के मामले में घिरते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पंजाब की संगरूर कोर्ट ने जारी किया है समन। 10 जुलाई को पेश होने का दिया आदेश। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने किया है 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 16 मई को एक बार फिर से 71,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर में पुलवामा और शोपियां समेत कई इलाकों में एनआईए का छापा। आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए टेरर फंडिंग में लिप्त लोगों पर कार्रवाई। एसआईए ने जम्मू में मारे छापे। और मुंबई में शुरू हुई G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक। वहीं भुवनेश्वर में सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, पीएम के नेतृत्व में देश विकास के साथ विरासत को संजोने का कर रहा है काम। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात कर्नाटक में चल रहे सीएम के पद को लेकर कशमकश की, खींचतान की, जो कांग्रेस के अंदर चल रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ है इस मामले में, अभी तक हुआ क्या है। तो कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेकर खींचतान। कल रात कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने नए चुने हुए विधायकों से करवाई गुप्त वोटिंग। तो अभी तक का यही मामला है कि जो विधायक हैं उनसे गुप्त वोटिंग करवाई गई है कर्नाटक में। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि सभी खेमे को संतुष्ट किया जाए, और इसके लिए नई सरकार में कई उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। इस बीच बजरंग दल पर आपत्तिजनक बयान के मामले में घिरते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पंजाब की संगरूर कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ जारी कर दिया है समन, और 10 जुलाई को पेश होने का आदेश भी दे दिया है। खड़गे पर हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है। चुनौतियां कम नहीं है। राजस्थान में भी सचिन पायलट ने कांग्रेस आला कमान की चुनौती बढ़ा दी है। जन संघर्ष पदयात्रा की समाप्ति कर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिन पायलट भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ 125 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का जयपुर में समापन कर रहे हैं। तो कर्नाटक के कशमकश पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का कर्नाटक में सीएम चुनने की प्रक्रिया पर क्या कहना है, सुन लेते हैं। Entire process of the meeting individual legislators of the Congress legislature party has been completed with great bohemian affection and love.
The observers have met every single legislator separately, have recorded their views. They will be now giving those views to the Congress leadership, and thereafter we will announce the next leader of the Congress legislature. अनाउंस किया जाएगा, अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है। तो ये तो हुई बात कर्नाटक के कशमकश की, और राजस्थान में भी चुनौती है। तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कहना है कि मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत अनबन ना पहले थी, ना है और ना ही होगी। मैंने कभी किसी की बुराई करी नहीं, मैंने कभी लांछन लगाया नहीं, किसी पे आरोप लगाया नहीं, किसी से मेरी अनबन व्यक्तिगत ना थी, ना है, ना होगी। राजनीति में व्यक्तिगत अनबन होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूं जो मैंने एज कांग्रेस प्रेसिडेंट वादे किए थे, और मेरे साथ सबने इन बातों को रखा था। हर कांग्रेस नेता ने इस बात को रखा, इंक्लूडिंग अशोक गहलोत जी ने, कि करप्शन के खिलाफ जांच करेंगे, और हम नहीं कर पाए। मैं सिर्फ, मेरा इतना सा ही कहना है, और हमें एक्शन, अभी भी समय है, 6 महीने का समय है, हमें एक्शन लेना चाहिए। तो राजस्थान में ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट, और जो आला कमान है, कांग्रेस आला कमान, उनके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। बहरहाल बेंगलुरु में क्या चल रहा है, कब तक नया सीएम मिलेगा? आयशा खानम हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं बेंगलुरु से, जिन्होंने हर एक घटना पर नजर रखी है। आयशा, जो हमने रणदीप सुरजेवाला को सुना, उसमें यह लग रहा है कि सभी विधायकों से उनका मत ले लिया गया है, वोटिंग हो गई है, गुप्त वोटिंग हो गई है। तो फिर अब ऐलान करने में देरी क्यों? कब तक ये नाम सामने आ सकता है? कर्नाटक को कब तक नया सीएम मिल सकता है? क्या कांग्रेस के सूत्रों से कुछ पता चल पा रहा है आयशा? जी देखिए लालचंद, कल देर रात तक बैठकों का सिलसिला जारी रहा, और सीएलपी में तमाम विधायकों की राय भी ली गई है, और उनसे सीक्रेट बैलेट भी कराया गया है। और ये तमाम राय और ये जो रिपोर्ट है, ये सब आज दिल्ली में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने पेश किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले कर्नाटक में जो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में जो ठनी है, वो अभी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डीके शिव कुमार झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने खुलकर कह दिया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, मेरी मेहनत की वजह से हुआ है। तो ये डीके शिव कुमार क्लेम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सिद्धरामैया भी झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और वो भी कह रहे हैं कि जो विधायकों की राय होगी, तमाम विधायकों की राय होगी, उसी के आधार पर मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और सिद्धरामैया यह खूब जानते हैं कि ज्यादा विधायकों का झुकाव उनकी तरफ है, तो उन्हें इस बात का एहसास होने लगा है कि कहीं ना कहीं उनका पल्ला भारी होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि आपने बात कही राजस्थान की, सचिन पायलट की, वहां पर सचिन पायलट करप्शन को लेकर बात कर रहे हैं, वहां पर जद्दोजहद कर रहे हैं। तो यहाँ कर्नाटक में कांग्रेस की गले की हड्डी ये है कि कैसे डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए, क्योंकि डीके शिव कुमार पर जो संगीन आरोप है, जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जिसके चलते तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को मरते दम तक इस पूरे केस को झेलना पड़ा था, और उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा था। ठीक उसी तरह के चार्जेस डीके शिव कुमार पर भी है। तो कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ी अड़चन है। कांग्रेस भी मानती है कि डीके शिव कुमार ने चुनाव के दौरान काफी मेहनत की है, संगठन को बहुत ही गठित किया था, और पूरे जोश के साथ प्रचार किया। लेकिन सिद्धरामैया भी अपनी तरफ से ये दावेदारी पेश कर रहे हैं कि उनके साथ भी जो ओबीसी है, जो कुर्बा जाति हैं, पिछड़े वर्ग के जाति हैं और अल्पसंख्यक के, ये तमाम वर्ग के लोग उनके साथ हैं। आयशा का झुकाव उनकी तरफ है। आयशा, एक बात बताइए, जो प्रक्रिया कांग्रेस ने अपनाई है उसमें तो अब बिल्कुल साफ है कि जो 136 विधायक कांग्रेस के हैं, उनमें से जिस खेमे के विधायक ज्यादा होंगे उनका पलड़ा भारी होगा। तो क्या ऐसा लगता है क्या कि इन 136 विधायकों में कहीं ना कहीं सिद्धरामैया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है क्या? सिद्धरामैया को इसी बात का यकीन है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं, उनके पक्ष में राय दी है। और हमने देखा भी आज सुबह से, देखिए कल तक एक गुप्त राय हो रही थी, सीक्रेट बैलेट हो रहा था, लेकिन आज हमने देखा कि सिद्धरामैया के घर पर विधायकों ने खुलकर उनका समर्थन करने के लिए उनके घर पर बैठे रहे, और कुछ विधायक डीके शिव कुमार के घर पर बैठे रहे।
तो ये बहुत ही एक अजीब सा आक्रामक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस पार्टी ने मिलकर इस पूरे चुनाव प्रचार किया और चुनाव में जीत हासिल की, अब दो गुटों में बट गई है और दोनों आमने सामने तलवार निकालकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए आगे चलकर बहुत मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि दो गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। विधायकों के चेहरे भी सामने अब आने लगे हैं। जब कुछ विधायक उनके सिद्धरामैया के साथ खड़े हो रहे हैं, तो कुछ विधायक डीके शिव कुमार के साथ खड़े हो रहे हैं। और जाति के आधार पर वक्कलिगा जाति से डीके शिव कुमार आते हैं और कुरुबा जाति से सिद्धरामैया आते हैं। ठीक है। तो ये भी एक कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि अगले साल जो लोकसभा चुनाव है उस समय कांग्रेस किसी भी जाति को नाराज भी नहीं करना चाहती है, और खासकर वक्कलिगा समुदाय कर्नाटक में लिंगायत के बाद सबसे बड़ा समुदाय है और सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। ठीक है आयशा, कांग्रेस दोनों समुदाय को नाराज नहीं करना चाहती। आयशा एक बात बताइए, जैसे कि हम जानते हैं कि कांग्रेस जो है इन चीजों को, इस कशमकश से, इस चुनौती से पार पाने के लिए कुछ डिप्यूटी सीएम की भी बात कर रही है। सिद्धरामैया तो पहले सीएम रह चुके हैं और आप बता रहे हैं कि विधायकों में भी उनका पलड़ा भारी है, लेकिन क्या डीके शिव कुमार जो है वो डिप्यूटी सीएम के पोस्ट पर मान सकते हैं क्या? ऐसा इस बारे में उन्होंने कुछ बोला है साफ तौर पर? वो कह रहे हैं कि मैं डिप्यूटी सीएम नहीं बनूंगा। उन्होंने ऐसा खुलकर तो नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही बात रखी है कि जो पार्टी फैसला करेगी उसको वो मानने के लिए तैयार है। लेकिन साफ जाहिर है कि जिस तरह का उनका आक्रामक अंदाज है, जिस तरह से वो अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, उससे नजर नहीं आ रहा है कि वो डिप्टी सीएम के पद से खुश होंगे। लेकिन अगर बहुत आखिरी वक्त तक ये जद्दोजहद चलती रही और आला कमान इसमें कोई और फैसला नहीं कर सकती, तो जाहिर है उन्हें मना लिया जाएगा। लेकिन बहुत मुश्किल है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद से अब उप मुख्यमंत्री पद लेने के लिए तैयार होंगे। और खास बात यह भी है लालचंद, मैं आपको बता दूं, ये अंदर की खबर है। देखिए, विधायकों का झुकाव भी एक तरफ नजर आ रहा है। डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के आपस में अपने अपने विधायक बटे हुए हैं, लेकिन गांधी परिवार में भी राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रैक्टिकल कारणों के चलते, कानूनी कारणों के चलते सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन सोनिया गांधी डीके शिव कुमार के पक्ष में है, ये बात हमें पता चलती है। सोनिया गांधी हमेशा से डीके शिव कुमार को एक अपना ब्लू आइड बॉय मानती रही, क्योंकि डीके शिव कुमार एक ट्रबल शूटर है। हमेशा भले ही वो क्राइसिस गुजरात कांग्रेस को बचाने का क्राइसिस हो राज्यसभा चुनाव के दौरान, और उस वक्त भी उन्होंने विधायकों को बैंगलोर के रिजॉर्ट में लाकर रखा था। महाराष्ट्र में जो क्राइसिस हुआ था उसमें डीके शिव कुमार ट्रबल शूटर की भूमिका में थे। तो ये सोनिया गांधी के लिए एक ब्लू आइड बॉय और ट्रबल शूटर की तरह उनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं, और सोनिया गांधी कहीं ना कहीं थोड़ा उनकी तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। लेकिन राहुल गांधी को इस बात का अंदाजा है कि प्रैक्टिकल कारणों के चलते डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद देना अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री पद पर आते हैं, पर चुने जाते हैं, तो जाहिर है विपक्ष यानी बीजेपी अब उसी मुद्दे को लेकर इन पर हमला करेगी कि कैसे कांग्रेस जब 40% सरकार की बात कही और अडानी का मुद्दा लेकर पूरे देश भर में एक शोर मचा रही है, तो अब कैसे आप अपने मुख्यमंत्री को इससे बचाएंगे जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस और आय से अधिक संपत्ति का केस है। आयशा, जैसा आपने बताया, लग तो यही रहा है कि अब मुख्यमंत्री का नाम तो दिल्ली से तय होगा, लेकिन बेंगलुरु की जो कांग्रेस पार्टी की ऑफिस की फिजा है उससे क्या पता चल रहा है, कब तक ये ऐलान हो सकता है नए मुख्यमंत्री के नाम का? देखिए, बहुत बड़ी तैयारियां कर रही है कांग्रेस। नए मुख्यमंत्री का नाम हो सकता है आज शाम तक तय हो जाए, लेकिन दिल्ली से अगर तय हो जाता है तो वहीं से ऐलान हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर अगर दोनों ने, क्योंकि सिद्धरामैया भी दिल्ली पहुंचे हैं और डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंचे हैं, तो दोनों अगर एक बार फिर विधायकों की राय जानना चाहें तो दोबारा विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। तो हो सकता है कल दोबारा बैठक हो, एक बार फिर उनकी राय ले ली जाए। और कांग्रेस ये चाह रही है कि जो भी मुख्यमंत्री की शपथ लेगा उस दिन जो मंच बनेगा, उस मंच पर विपक्ष की यूनिटी की बात जो कर रहे हैं, जो देश भर से नेताओं को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, इन तमाम नेताओं को इनवाइट करने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी तैयारी के साथ साल 2024 का एक मंच बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जुड़ने के लिए इस खबर पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ जुड़ी थी और कर्नाटक में जो कशमकश है उस पर बात कर रही थी, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिस तरह से कांग्रेस को
सीएम बनाने में छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में दिक्कत आई थी, उस तरह की दिक्कत ना आए, उतना लंबा ना खींचे और फिर सीएम बनाने के बाद वो समस्या ना हो जो कि अभी राजस्थान में समस्या चल रही है कांग्रेस के सामने। बहरहाल ये तो बात हुई कांग्रेस की समस्याओं की और कर्नाटक के नए सीएम की कि कब तक सीएम का ऐलान होगा। लेकिन कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं जिन पर आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं और वो बड़ा सवाल यह है कि किस फॉर्मूले पर यह जीत मिली है। तो वो फॉर्मूला फ्रीबी का फॉर्मूला है और इस फ्रीबी के फॉर्मूले से शॉर्टकट की राजनीति से शॉर्ट सर्किट की जो बात होती है उसी पर आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं। तो कुछ मुख्य बातें अब सबसे पहले देख लेते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर राजनीतिक पंडितों की समीक्षा जारी रहने के बीच राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि पहली ही कैबिनेट में सभी चुनावी वादे पूरे कर लिए जाएंगे। पहले वादा किया और अब वादे को पूरा करने की बात भी कह रहे हैं राहुल गांधी। हिमाचल की जीत से उत्साहित राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक में फ्रीबी वादों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन नई सरकार के सामने इन्हें पूरा करना बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को कर्नाटक में बंपर वोट के पीछे समीक्षक हर घर बिजली, हर महिला को बड़ी बाधा मानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। उनका मानना है कि राज्यों पर स्ट्रिक्ट फिस्कल डेफिसिट लिमिट लागू होनी चाहिए। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों ने चुनाव आयोग से भी दखल देने की मांग की और सुप्रीम कोर्ट तो इस पर चिंता जता ही चुकी है। ओपीएस लागू करने की कांग्रेस की रणनीति पर नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा था यह कदम राज्य सरकार के लिए आत्मघाती होगा। तो फ्रीबी के केजरीवाल मॉडल को पूर्णतः लागू करते हुए कांग्रेस ने कर्नाटक में महिलाओं को बस में फ्री सेवा देने का भी वादा कर दिया है। और जानकार मानते हैं कि मिशन 2024 के लिए कांग्रेस ने आपके तर्ज पर अपना फ्रीबी और ओपीएस वाला एजेंडा सामने रख दिया है। आर्थिक विकास पर रेवड़ी कल्चर के बढ़ते बोझ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार चिंता व्यक्त की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर फ्रीबी ही इस देश में जीत का फॉर्मूला बनता है तो फिर विकास की बात सोचना तो बेमानी ही होगी। इसी पर आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे साथ सतीश लखेड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और राहुल लाल जी जो कि विश्लेषक हैं और कांग्रेस के बातों को, कांग्रेस समर्थक के तौर पर कांग्रेस की बातों को मजबूती से रखते भी हैं। बहुत बहुत स्वागत राहुल जी और सतीश जी। और मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी से। विनोद जी, ये फॉर्मूला तो ऐसा लगता है कि तात्कालिक तौर पर हिमाचल को अगर देख लें, हालांकि गुजरात में हिट नहीं हुआ था ये फॉर्मूला, लेकिन हिमाचल में हिट रहा फॉर्मूला, दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला हिट रहा और अब उसी तर्ज पर हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस ने इसे हिट बना दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जो राजनीति है इसे सब लोग हानिकारक मानते हैं, लेकिन अगर ऐसी ही जीत मिलेगी तो फिर विकास की बात कौन करेगा? विनोद जी। लाल जी, मैं पहले आपके ही सवाल पे आता हूं। देखिए, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दुनिया में कोई भी चीज़ें फ्री नहीं मिलती है। आप जब कोई फ्री लेते हैं तो आपको इतना जो याद रखना होगा कि उसके बदले में आप बहुत कुछ देते हैं। लेकिन एक मानव स्वभाव भी है कि हमको फ्री लेना हमारी एक आदत में हो ना हो, लेकिन हमारा एक स्वभाव भी है। जैसे गिफ्ट लेना, कोई छोटी छोटी चीज़ें आपको दे, कोई उपहार में दे तो आपको शायद अच्छा लगेगा। तो ये एक फ्रीवी का जो एक मानस है, मैं लगभग उसकी चर्चा कर रहा था कि जब इलेक्शन कमीशन में आपने 1951 का आप चुनाव आयोग का आप ये देखिए, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, तो उसके एक्ट के हिसाब से ये नियम है कि वो किसी भी मतदाता को प्रभावित करने वाली चीज़ें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज लाती है तो उस पर एक बैन तक होने का एक प्रावधान है। लेकिन उसकी आड़ में देखिए कि हुआ क्या है कि पिछले 25-30 सालों से जो ये परंपरा थी कि उस परंपरा में इलेक्शन कमीशन का 1951 का जो चुनाव आयोग का जो एक सख्त ये कानून है, उससे बचने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने अलग अलग तरीके से फ्रीबी का ये अपना रास्ता बनाया, जो साउथ इंडिया से चलते चलते नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर होता गया। ये तो एक उसका एक इतिहास है। लेकिन इसका वर्तमान जो है वो बहुत ही खतरनाक है। बहुत खतरनाक इसलिए कह सकते हैं कि मौजूदा दौर में जो ये देश है वो किस तरह से संघर्ष कर रहा है।
एक आर्थिक स्थिति को बनाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश इस संकट में अभी उभर नहीं पा रहे हैं। और भारत ने कोरोना के इसके एक लिमिट को से ज्यादा पंजाब के ऊपर में कर्ज है जी। लेकिन वहां के जो फ्रीबी की हालत है, आप ये देखिए कि पंजाब सरकार के जो सारे डेवलपमेंट काम को लगभग उसने चौक कर दिया है। फ्री बिजली से लेके को 2072 देने से लेके कोई भी चीजें एकदम ऐसा लागू नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के पास इतने रेवेन्यू मॉडल नहीं है कि उन चीजों को, ओपीएस के मामले में देखिए कि पंजाब सरकार ने उसको लागू करने की बात की, नोटिफिकेशन की बात की, लेकिन अभी तक उस पर कमेटी ही कमेटी बन रही है। हिमाचल में अब इतने पहले कैबिनेट में ये डिसीजन है ओपीएस का, लेकिन अभी भी ये हिमाचल में ओपीएस का मॉडल क्या होगा ये तय नहीं हो पाया। ठीक है। इसके पीछे की कहानी वो उसका रेवेन्यू मॉडल है। तो जब तक आप रेवेन्यू मॉडल नहीं बनाएंगे और कर्ज लेकर कर्ज कर देने का जो आप घी पीने का जो आप एक फॉर्मूला बताएंगे, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कई बार कह चुके हैं कि ये प्रवृत्ति आपको छोड़नी होगी। अगर ये जनमानस की जनता को विकास के साथ साथ आप देश का विकास चाहते हैं तो जो मॉडल कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने अपनी लाई थी, वो लगभग वही मॉडल है जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मॉडल है, वही मॉडल है जो पंजाब में उसको दिल्ली से होते हुए उसने कांग्रेस पार्टी ने उसको हिमाचल में उतारा, और यही चीज वो कर्नाटक में उतारे हैं। तो अब सवाल ये है कि कर्नाटक क्या इन 5 जो बात राहुल गांधी कह रहे थे कि पहले कैबिनेट में हम इसको लागू करेंगे, तो क्या कैबिनेट कर्नाटक का जो रेवेन्यू मॉडल है वो प्रति रोजगार व्यक्ति के बेरोजगार युवकों को 3000 उसको पर महीने, हर महिला को 2000 रुपए, हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री, इस तरह के जो हजारों इस तरह की जो ये चीजें स्कीमें सामने में है, तो आप सोचिए कि कर्नाटक का जो विकास का एक रफ्तार बनी थी उस विकास का क्या होगा। बिल्कुल, ये यही सवाल है और इतना बड़ा सवाल है, इसीलिए आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल जी के पास मैं आता हूं। राहुल जी, आपको जो मैं सवाल पूछूंगा उससे पहले एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक आदमी के पास बहुत सारी भेड़ें थीं और उस आदमी ने ऐलान किया कि हर एक भेड़ को इस बार स्वेटर दी जाएगी। सारी भेड़ें बिल्कुल एकदम खुशी में नाचने लगी। एक जो सबसे बूढ़ी वाली भेड़ थी वो बिल्कुल उदास बैठी थी। सबने जाके पूछा उदास क्यों हो, तो बोले तुम्हें पता है ये स्वेटर कहाँ से आएगा? हमारी ऊन को काट करके, हमारी बालों को काट के ऊन स्वेटर दिया जाएगा। आप बताइए, आप किस चीज के फेवर में है राहुल जी? कौन सा मॉडल सही, ये फ्रीबी मॉडल वाला सही या विकास वाला मॉडल सही? क्योंकि आज दोनों मॉडल एक दूसरे के सामने आकर खड़ा हो गया है। राहुल जी, हमें कुछ समय जरूर दीजिएगा, मैं बिल्कुल संक्षेप में और सारगर्भी ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल रखिए। कि कर्नाटक का मॉडल ही जो है कि वही मूल मॉडल है और वो विकास मॉडल को और आगे ले जाने वाला मॉडल है। कोई विकास के विरुद्ध कोई मॉडल नहीं है वो। नंबर 1 चीज, अभी विनोद जी ने बड़ी सही चीज कही कि कोई चीज फ्री नहीं होता है। मैं उनके इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि फ्री कुछ भी नहीं होता है। और ऑक्सफैम के रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा है कि जो भारत में जीएसटी है वो अमीर लोग जीएसटी नहीं दे रहे हैं। जो निचला तबका समाज का व्यवस्था इस समय मांग के कमी की समस्या से जूझ रही है। तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्री सुझाव देते हैं कि समाज के निचले तबके को आप जो है कि उनको राहत पहुंचाइए, जिससे कि आप उनके पास पैसे पहुंचेंगे और इकोनॉमी में एक सर्कुलेशन भी शुरू होगा। अच्छा, क्रय शक्ति आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? क्रय शक्ति, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं लालचंद साहब की, परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ाने का एक मॉडल भी है ये। और दूसरे राज्यों को इसका अनुसरण करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? उन्होंने भी वादा किया था, उन्होंने सबको देंगे, नंदनी दूध देंगे, आधा लीटर बीपीएल वालों को, यह भी वादा था। 3 गैस सिलेंडर का भी वादा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन कर्नाटक के लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने वादा किया था कि होली के समय में सिलेंडर देंगे और दीपावली के समय में सिलेंडर देंगे, इन्होंने दिया नहीं। तो इसलिए इनके वादे तो आपकी बातों को हम समझ गए, आपकी बातों को हम समझ गए राहुल जी। और आता हूं और सतीश जी से पहले आप ही के सवालों पर जवाब लेता हूं। सतीश जी, 2 बातें उन्होंने मुख्य तौर पर कही हैं सतीश जी। एक तो ये कि आप भी तो वादा करते हैं ऐसी चीजों का, मिलती जुलती चीजों का, और दूसरी चीज उन्होंने तर्क दी कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ा रहे हैं सीधे पॉकेट में पैसा डाल के। नहीं, 1 हफ्ते तक तो कांग्रेस के मित्र जवाब देने की स्थिति में नहीं, वो अलग खुमारी में बात कर रहे हैं आजकल, तर्कों से बहुत दूर। लालचंद जी, कुछ फ्री देना अलग चीज है और गरीबी से उसके जीवन स्तर को उठाना अलग चीज है। ठीक है। और फ्री किस समय दिया जाना चाहिए, देश काल परिस्थिति का भी निर्णय है। कोरोना काल में पूरे देश को फ्री वैक्सीन देने का एक बड़ा निर्णय था जिसपे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, पूरे देश को बचाना था। और सरकार ने एक मानक बनाया बीपीएल का, जो बीपीएल है, गरीब है, उसको बीपीएल से ऊपर लाने के लिए विभिन्न योजनाओं के द्वारा हमने उज्ज्वला योजना में गैस दी,
उनको इज्जत घर दिए या उन किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, अलग अलग योजनाओं से पीएम आवास दिया जा रहा है, उन गरीबों को दिया जा रहा है जो चिन्हित गरीब है। मगर आप पूरे सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दें सबको दिया जाएगा जिनको आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो सब्सिडी वापस करने की अपील की थी जो सक्षम है उन्हें वापस कर देनी चाहिए। जी जी जी, बहुत सारे लोगों ने की थी वापस। तो जिस तरह दिल्ली में कर दिया गया उसी के पीछे पीछे कांग्रेस चल रही है। आप ये बताइए 200 यूनिट बिजली ये कर्नाटक में फ्री देने की बात कर रहे हैं, जिसको जरूरत है कोई मना नहीं कर रहा। आप 400 यूनिट कर सकते हैं, मगर आप 200 उनको भी दे रहे हैं जिनके लिए 200 यूनिट बिजली का कोई औचित्य नहीं है उस लाभ का। ठीक है। आपने शक्ति योजना में आप फ्री केरला वो कर्नाटक सरकार की जो राज्य परिवहन की बसें हैं और बेंगलुरु की जो एक अंदर व्यवस्था है बेंगलुरु नगर के बसों की, उन सब में आपने फ्री व्यवस्था कर दी है बसों में जाने की महिलाओं की। जिस तरह दिल्ली में बसों की संख्या घट रही है बिना लॉजिक के साथ एक घोषणा कर दी है। और आखिरी मैं थोड़ा सा लाल गृह लक्ष्मी योजना में 2000 परिवार की महिला मुखिया को देने की बात की। ठीक है। 1.25 करोड़ परिवार कर्नाटक में। ठीक है। इसका मतलब है आप 2.5 करोड़ 3,000 करोड़ आप महीने का खर्चा उठाएंगे। ठीक है। साल का साइज वो 25,000 करोड़ हो गया। ठीक है। 30,000 करोड़ रुपया साल का। राहुल लाल जी नहीं बता पाएंगे जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अभी तक का केंद्रीय सहायता 33,000 करोड़ दी गई है। राहुल जी बताएंगे, राहुल जी बताएंगे, उन्होंने उंगली उठाई है, उनसे हम ये पूछेंगे कहां से आएगा पैसा। लेकिन एक बार जरा फिर से विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, ये जो बहस है कि लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है, उसमें हम जानते हैं कि जो अभावग्रस्त हैं उनको सहारा देना लोक कल्याणकारी राज्य का धर्म है। लेकिन और हम जानते हैं कि इस सारी चीजों पर ये फ्रीबी बनाम लोक कल्याणकारी राज्य, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने भी विमर्श किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी विमर्श किया। तो सवाल यह है कि वो जो सिल्वर लाइन है, वो सिल्वर लाइन कहां से खींची जाएगी? क्योंकि जब तक वो खींची नहीं जाएगी तब तक ये जो फ्रीबी पॉलिटिक्स और विकास मॉडल एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं, इसका तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। विनोद जी। लाल जी, देखिए आज जो हमारा ये आज का जो टॉपिक है, आप ये देखिए कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या आर्थिक विशेषज्ञ हैं, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर हों या बाकी नीति आयोग के फॉर्मर लोग हों, हर लोगों ने यही चिंता व्यक्त की है कि आप ये देखिए कि किसी स्टेट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो एक डेफिसिट ही उसका एक तय लिमिट होना चाहिए उसका, कि अगर आप उससे में इसके नीचे जाते हैं तो आप सीधे मान लीजिए कि एक बड़ा सा उसके संकट होने वाली है आने वाले जनरेशन में। अभी मैं जो बात आपका सवाल है मैं उसी बात को उठा रहा हूं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए सेंटर को भी और चुनाव आयोग को दोनों को नोटिस किया था जी। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि ऐसा नहीं चलेगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसने एक तरह से ये बताया कि सोशल वेलफेयर स्कीम और फ्रीबी में एक लाइन तो आप खींचेंगे कि अगर आप मान लीजिए कि अभी जो स्कीम था गरीब कल्याण योजना, उसमें मुफ्त अनाज की बात थी, तो ये कोरोना काल के उस टाइम के पीरियड में ये देने की बात कही गई थी। तो जिसे एक सोशल वेलफेयर स्कीम में रखा गया था कि गरीबों को मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि उस समय रोजगार नहीं थे जी। लेकिन अगर इस चीज को अलग करके जब अगर समय काल सब कुछ परिस्थिति सही हो और उस समय में आप कहते हैं कि अगर हम सबको ये देने जा रहे हैं तो ये फ्री भी होता है। तो ये सारी चीजें बहस अभी चुनाव आयोग के सामने में, चुनाव आयोग को तय करना है। चुनाव आयोग के सामने में दिक्कत क्या है कि उनका जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है वो इंडिविजुअल वोटर को लेके है, वो एक सामूहिक रूप से जो प्रभाव करने वाला, जो कर्नाटक में आपने देखा है जिस तरह से लोग वोटर्स प्रभावित हुए हैं, हर तबके हर सेक्शंस को कुछ ना कुछ मिला है कांग्रेस के घोषणा पत्र में और उनके चुनावी रैलियों के घोषणाओं में, तो वो उसको एक तरह से डायरेक्ट बेनिफिट मान लिए हैं। राजनीतिक पंडित चाहे इसकी जो भी समीक्षा करें, वोट बम्पर वोट शेयरिंग की और बाकी चीजों की, लेकिन ये सच है कि आप देखिए कि यूथ्स को लेके, बेरोजगार नौजवानों को लेके अगर हर कोई लग रहा है कि बैठे बैठाए उनको अगर पॉकेट में 3,000 रुपए आ रहे हैं तो भला उनको इससे बेहतर सरकार और क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक लाइन खींचने की कोशिश तो की है कि क्या हो वो लाइन जिसके इधर फ्रीबी और जिसकी दूसरी तरफ में कल्याणकारी योजनाएं हैं, आपने एक कोशिश की है। राहुल जी, आपके पास उसी सवाल के साथ आ रहा हूं। सवाल सतीश जी का था कि ये फंड मैनेजमेंट कहां से होगा, और ये सवाल सिर्फ सतीश जी का नहीं है, यही सवाल मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जो कांग्रेस के ही
बड़े नेता रहे, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, उन्होंने भी ये सवाल पूछा है कि अगर इसी तरह ओपीएस लागू करते रहेंगे, इसी तरह फ्रीबी देते रहेंगे, तो राज्यों की अर्थव्यवस्था का तो कबाड़ा हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था भी चली जाएगी। बताइए। देखिए, दो तीन चीजें मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जो कहा जा रहा है कि फंड कहां से आएगा, ठीक, देखिए ये फंड, देखिए ये सवाल कौन पूछ रहे हैं? जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के दिग्गज लोग जो कर्ज लेते हैं उसको राइट ऑफ कर देते हैं, और आजकल जलवायु परिवर्तन से बेचारे जो किसान पीड़ित हैं, जब लोग आवाज लगाते हैं कि उनके कर्ज माफी की जाए, तो वहां पे आते हैं कि भाई ये तो फ्री बीज की स्थिति हो गई। कर्ज, देखिए मैं एक ही लाइन में कहूंगा कि देखिए, इसके लिए जब आप अर्थव्यवस्था में आप गति लाते हैं, देखिए शुरुआत में तो पूंजी सरकार की तरफ से लगेगी, लेकिन जब मैंने आपको पहले बोला कि परचेजिंग पावर कैपेसिटी जब लोगों की बढ़ेगी, तो वहां पे कल कारखाने, उद्योग जगत, उसको प्रोत्साहन प्राप्त होगा। हम लोगों ने देखा इस सरकार ने जो है कि कारपोरेट टैक्स में कमी की थी, इसलिए कमी की थी, वो उसमें ये प्रयास था लालचंद साहब कि जो हमारा सप्लाई साइड है वो मजबूत हो सके, लोग और ज्यादा निवेश कर सके। तो जिस तरह से आप सप्लाई साइड पे आप ध्यान देते हैं, उसी तरह से आपको डिमांड सेक्शन पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप सोचिए कि तो जब एक बार डिमांड जनरेट होगा और आपकी अर्थव्यवस्था की चक्का चलेगी, तो आप राज्य सरकार के इनकम में ऑटोमेटिक और बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। ठीक है। तो जो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था राज्य सरकारों की खराब होगी, वो खराब नहीं होगी। आपको लगता है कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सी रंगराजन जैसे लोग जो कह रहे हैं वो गलत है? देखिए, वो उनके अपने विचार है, वो कह रहे हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन देखिए ओपीएस का मामला है, कांग्रेस बड़ा सवाल उठ रहा है अब ये कि देखिए आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली में और पंजाब में इस मॉडल के साथ जो राजनीतिक कामयाबी है वो दिखाई, कांग्रेस ने इसी फॉर्मूले पर चल करके हिमाचल में और कर्नाटक में भी कामयाबी दिखाई, और हम आज बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इस फॉर्मूले को पकड़ लिया है, ये फ्रीबी वाला और ओपीएस वाला। अब आपके लिए सवाल बनता है कि आप इस फॉर्मूले का काउंटर कैसे करने जा रहे हैं, सतीश जी? देखिए लालचंद जी, हम मानते हैं देश के नागरिक बहुत जिम्मेदार हैं, समझदार हैं, वो सारी चीजें जानते हैं। आम गरीब के जीवन में खुशहाली लाने के कार्यक्रम लाना अलग चीजें हैं, और ये लगातार छोटे छोटे टोटकों से आगे बढ़ना। आज हिमाचल की स्थिति है कि जिस तरह पंजाब के मुख्यमंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री दोनों एक ही लाइन में लगातार कह रहे हैं केंद्र सरकार उपेक्षा कर रही है, हमारा ध्यान नहीं दे रही है। आपने अपनी क्षमताओं से ज्यादा कर दिया। अभी आप देखिए जो दायरा जाने वाला है, फ्री बस में महिलाओं के सफर का पैसा, उसके अलावा इन्होंने भी नंदनी दूध देने की बात की है, उसके अलावा इन्होंने गृह लक्ष्मी में जो पैसा देने की बात की है, 3000 बेरोजगार प्रतिमाह बेरोजगार को देने की बात की है, 2000 डिप्लोमा वाले को देने की बात की। ये लगभग 80,000 करोड़ साल का ढांचा जाने वाला है, 80,000 करोड़ रुपया। और उसके अलावा पिछली बार जब पीएफआई ने इनकी सरकार को समर्थन दिया था, तो उसके कहने पे इन्होंने 4% आरक्षण और 10,000 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक कल्याण के लिए दिया था, विशेषकर मुस्लिमों के लिए। अब की बार उसकी 6% रिजर्वेशन की बात भी हो गई है और बड़े बजट की बात हो गई है। ये सब मिला के वायदे पूरे करने में 1 लाख करोड़ रुपया कहां से कर्नाटक की सरकार जुगाड़ेगी? घरों में 80,000 करोड़ रुपए के बाद आपने फिर यही कहना है, और आप जहां पुरानी पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, वो योजनाओं को, जो योजनाएं पिछली गहलोत सरकार ने बोला था फ्री महिलाओं के लिए, वो आज तक पूरी नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में नहीं हुई, क्योंकि वो कह रहे कि राज्य की प्रकृति अलग है, हम और योजनाएं कर रहे हैं। इसलिए एक आध राज्यों में ये चीजें आने के बाद कुछ महीनों के बाद ये सब एक्सपोज होने वाले हैं। आपको लगता है कि एक्सपोज हो जाएंगे? और आपको कौन? हाँ विनोद जी, आप ही के पास आ रहा हूं। अब यही सवाल उठ रहा है कि मॉडल क्या हो विनोद जी? अभी बस में यात्रा दे दिया, महिलाओं के खाते में पैसे दे दिए, कल को फिर ये और आगे बढ़ करके जाएगा कि भाई बस के साथ साथ रिक्शा में चलने का भी पैसा देंगे, या फिर जो पुरुष हैं उनके पॉकेट में भी पैसे डाल देंगे सीधे सीधे, और बाकी और भी सिलेंडर और बिजली नहीं, दूध अंडे भी पहुंचने लगेंगे। सवाल यह है कि इसका क्या काउंटर हो सकता है, और देश को इस पर मिल करके, जब अब चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है, राजनीतिक पार्टियां विचार कर रही हैं, अब ये आगे किस तरफ जाएगा विनोद जी? लाल जी, मैं पहले आपके सवाल से पहले राहुल जी को मैं सुन रहा था। राहुल जी बहुत जानकार आदमी हैं और हमारे यहाँ डिस्कशन में काफ़ी अच्छा पॉइंट रखते हैं।
लेकिन सवाल ये है, दिक्कत क्या है कि वो राजनीतिक विश्लेषक से ज्यादा कांग्रेस पार्टी का एजेंडा बना के सामने में रखते हैं। तो हमने बोल दिया था कांग्रेस पार्टी हाँ, समर्थक। तो वो जिस तरह से बात कर रहे हैं उनको एक बार झांकना चाहिए कि अभी हिमाचल में हो क्या रहा है। मैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है मैं उनके सामने में रखूं कि देखिए 6 महीने लगभग हो चुके हैं वहां ये हुए और अभी हालत क्या है कि अभी वहां जो ये कह रहे हैं ना, खर्चे लोगों का, कंज्यूमर का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, इस फ्रीबी से लोगों की आमदनी बढ़ेगी, बाजार खिलेगा। हालत ये है कि वहां जितने ऑफिसेज थे उसको माने लोकल एरिया में सबको बंद कर दिया गया है। राज्य सरकारों के पास में वहाँ इतने पैसे नहीं है कि उन चीजों को वहां पे जो पुरानी सरकारों ने की थी एस्टैब्लिश, उसको ये ठीक से मेंटेन कर पाए। हिमाचल में कई सरकारी ऑफिस बंद हो गए हैं। अभी आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बात जो कर रहे थे, ये नई पेंशन स्कीम जो न्यू पेंशन स्कीम आई थी उसे कौन लाया था? वही चिदम्बरम साहब थे जो इसकी सबसे बड़ी पैरवी की थी। बिल्कुल। और ये ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में उन्होंने ये दलील दी थी कि इंडिया के इनकम टैक्स पेयर का जो है वो सबसे ज्यादा दुरुपयोग है। आप ये सारे पैसे जो है लोगों की गाढ़ी कमाई वो सिर्फ 1 या 2% के पॉकेट में डाल रहे हैं। तो ये सिस्टम को आप बदलने के लिए आपने नई पेंशन स्कीम लाई थी और आप उसको एक फ्रीबी के बदले में आप दूसरा सरकारी एम्प्लॉय को आपको दीजिए कि एक तरह सरकार के सामने में मुश्किलें ये है जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल पैरा जो शिक्षक हैं या और डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको परमानेंट कीजिए और उनको भी ओपीएस में लाइए। बिल्कुल बिल्कुल। वहां बाकी जो नए लोग हैं तो फिर उनकी भर्ती कैसे होगी? ठीक है, एक तरफ आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लेके वही पुराना मॉडल आप बनाइए जो सारी सरकारी संसाधन जो है कुछ के लोगों के पॉकेट में डालिए। तो इस व्यवस्था में राहुल जी को ये तर्क सब नहीं देना चाहिए। तर्क ये है लालचंद जी कि अगर आपको समग्र देश का डेवलपमेंट होगा, जो जीडीपी की बात आप कह रहे थे, वो जीडीपी तब होता है जब देश में पर कैपिटा कंज्यूमर्स का कैपेसिटी जो है बढ़ती है। वो तब होगा जब उसके पॉकेट में आप 5 रुपया डाल देंगे, वो नहीं होगा। वो होगा उससे कि वो उस बंदे में ये कैपेसिटी बढ़ेगी कि वो 25 रुपया कमा सकता है। ठीक है। तो ये देश 25 रुपया कमाने वाला उस नागरिक को पैदा करेगा या 25 रुपया चंदा लेने वाला पैदा करेगा, ये कांग्रेस के लोग ये बड़ा सवाल है। राहुल जी इन्हीं सवालों के साथ आपके सुधार के तहत खत्म किया गया ताकि निवेशक आए, निवेशक आने के बाद आर्थिक सुधार के कार्यक्रम हो, उसका विकास हो और वो असर दिख भी रहा है। लेकिन अब क्या, अब इस यू टर्न की क्यों जरूरत पड़ रही है इस उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक सुधार के मामले पर? राहुल जी देखिए, आपके सवाल के ऊपर तो आऊंगा, लेकिन देखिए मोटे तौर पे जनता में परसेप्शन एक जरूर बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करे तब तो वो तो लोक कल्याण का कार्य है और विपक्षी पार्टियां कुछ करने का प्रयास करे तो वो फ्रीबी है। तो देखिए, 2 मामले जो आपका प्रश्न था लालचंद साहब, बड़ा गंभीर प्रश्न था कि क्या हम लोग जो है कि आर्थिक सुधारों की तरफ से फिर जो है कि यू टर्न क्यों लिया जा रहा है। देखिए, जो अगर पुराने समय में कुछ गड़बड़ियां हुई, जो गड़बड़ियां हुई उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को मिला है, तो ऐसे स्थिति में उन गड़बड़ियों को दुरुस्त करने का समय आ चुका है। बुजुर्ग कितने आशा के साथ होते थे कि वो जो है कि आराम से ट्रेन में जो है कि जब उनको उम्मीद रहती थी, सीनियर सिटीजनशिप है, एक सम्मान भारत सरकार से मिलता था, ट्रेनों में उनको रियायत मिलती थी। अच्छा। कोरोना के नाम पे आपने बुजुर्गों को मिलने वाली उस रियायत को भी बंद कर दिया। सारा आम जनता को रियायत मिलना बंद और कुछ चंद उद्योगपतियों को सारा रियायत दीजिए जो कि नौकरियों का सृजन भी नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने फिर से वही बात उठाई, मैं ले लेता हूं जवाब। सतीश जी ये बताइए, ये कह रहे हैं दोहरा मापदंड आप लोग अपनाते हैं, इनके फ्रीबी को फ्रीबी मानते हैं, अपने फ्रीबी को फ्रीबी नहीं मानते। एक तो सबसे पहले ये बात की, ये क्या ये दोहरा मापदंड है आपका? लालचंद जी, जिस तरह हिमाचल के अभी मिश्रा जी ने भी कहा कि जो छोटे छोटे क्लस्टर बना करके पशुपालकों के लिए, सेब उत्पादकों के लिए छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए थे जिनको सरकार द्वारा फंडेड था और किसानों को बड़ा लाभ मिलता था, पशुपालकों को लाभ मिलता था, वे सरकार ने बंद कर दिए हैं। इसलिए बंद कर दिए कि बजट दूसरे किस्म का दबाव आ गया है। बहुत सारे अभियान जो होते थे, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम राज्य सरकार ने बंद कर दिए हैं। किसानों की जो लगातार प्रदर्शनियों के लिए, और सेब उत्पादक में सबसे आगे है, वो प्रदर्शनियां खत्म हो गई हैं। इसलिए कहीं ना कहीं असर दिखाई देने लगा है, मगर
राहुल लाल जी से मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, फ्री का अर्थ आप जस्टिफाई कीजिए। आप गरीब को दे रहे हैं, आप उस बीपीएल धारक को कुछ भी दीजिए, किसी को ऐतराज नहीं होगा। मगर आप एक मुद्दा, जैसे अभी उन्होंने एक नया बजट है जिसको मैं बोल नहीं पाया, डीके शिव कुमार ने कहा है, घोषणा पत्र जिस दिन जारी हुआ उसके दूसरे दिन मजबूरी में कहना पड़ा हर जिले में बजरंगबली का मंदिर बनेगा। अब उसका बजट क्या होगा, क्योंकि हर जिले में आपने मंदिर भी बनाने हैं अभी। बिल्कुल, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो नहीं, अभी गोपाल समाज के मठों में जाके आपने कहा है, लिंगायत मठों में जाके आपने घोषणाएं की हैं, अल्पसंख्यकों की है, तो धार्मिक बजट भी आपको देने हैं। क्योंकि आप किसी तरीके से सरकार बनानी है, जबकि नीति आयोग के जो विशेषज्ञ हैं, रिजर्व बैंक के विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, वो अलग बात समय पे अलर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक में पहले ये सीएम बना लेंगे, सरकार बना लेंगे, उसके बाद अपना जो है रेवेन्यू मॉडल भी जरूर पेश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी जुड़ने के लिए, राहुल जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए और विश्लेषण में हिस्सा लेने के लिए। तो ये बड़ी चर्चा आज थी हमारी, और ये चर्चा थी कि ये जो फ्रीबी की पॉलिटिक्स है और जो विकास की राजनीति है, दो पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल में जो जॉब स्कैम है, यानी कि जो शिक्षक भर्ती घोटाला है, उससे जुड़ी बड़ी खबर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैश फॉर जॉब स्कैम की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के 36,000 शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया था। ये यानी कि कैश फॉर जॉब स्कैम जो है, शिक्षकों की जो नियुक्ति थी उनको रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने टीईटी के मानकों की अनदेखी करने की बात कहकर इन शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का यह बड़ा फैसला लिया था। पिछले वर्षों में घोटाले के आरोप में घिरी ममता सरकार के लिए यह फैसला सियासी रूप से बड़ी चुनौती बढ़ा सकती है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालकर इस मामले में राहत पाने की अब कोशिश की है। शिक्षक भर्ती घोटाले में राज्य के 2 कद्दावर मंत्री अभी जेल में हैं, तो कई अधिकारियों पर जांच भी चल रही है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि सीबीआई और ईडी ने अपनी जांच में घोटाले की सच्चाई को अदालत के सामने रख दिया है। टीएमसी सरकार के दौरान हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार को लेकर आज भी हजारों युवा धरने पर बैठे हुए हैं, कई सालों से बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हर बार इन युवाओं को झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन जांच ने सब कुछ साफ कर दिया है कि घोटाला तो हुआ है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला दरअसल साल 2014 का है, और उस समय के जो शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी टीएमसी नेता हैं, वो फिलहाल जेल में हैं। हजारों अपात्र लोगों को शिक्षक भर्ती में शामिल करके टीएमसी ने अपने कार्यकर्ता और रिश्तेदारों को शिक्षक बना दिया था। यही ये पूरा मामला है, और इस मामले में अभी क्या हुआ है और अभी क्या कोशिश हो रही है, प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दादा, ये 36,000 शिक्षकों की नियुक्ति, पहले थोड़ा सा इस पर कुछ विवाद शायद आंकड़ों को लेकर के भी था कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक वगैरह में 36,000 नहीं बल्कि कुछ 30,000 या 31,000 समथिंग, लेकिन जो भी हो, अब ये जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, इसका मतलब ये कि इन लोगों को वो बहाल रखना चाहते हैं दादा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये 32,000 जो भी है, पूरे देश में कभी ऐसा हुआ नहीं कि चाहे वो 32 हो 36 हो जो भी हो, इतने हजारों लोगों का नौकरी निलंबित करना ये पूरे देश में कभी हुआ नहीं। अदालत ने ये किया है। अब कहानी ये है कि पुनर्विचार की मतलब है जो अभी जो प्राइमरी शिक्षा एजुकेशन की जो चेयरमैन है उनका कहना है, जो हाल ही में बने हैं, उनका कहना है कि सारे के सारे नियुक्ति ये सही है और इसमें कोई गलती नहीं है। उनका कहना यह है कि अदालत का जो कार्रवाई है या जो भी अदालत ने किया है वो गलत है जी। तो देखना यह है कि आगे जाके किस तरह से उनका जो रिव्यू पिटीशन कहे या जो भी कहे या फिर याचिका को तो इसके बारे में कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन लालचंद मैं ये बता दूं कि ये घोटाला है, ये घोटाला है, इसमें कोई इसमें किसी तरह का कोई दोहरा मापदंड नहीं है कि लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें घोटाला नहीं है। लेकिन आपने जो कहा उसमें एक सुधार मैं करना चाहता हूं कि तृणमूल अपने लोगों को इस नौकरी में रखे है। कहानी ये नहीं है, अगर ऐसा भी करता तो तृणमूल बच जाता, लेकिन तृणमूल इसमें गड़बड़ी हुआ इसमें कि बेच दिया है किसी को भी
हाँ। इसीलिए अपना जो लोग है वो भी गुस्से में है कि हम पैसा दिया है लेकिन तुम हम बाजू वाले लोगों को पैसा लेकर बेच दिए हो। और अगर वो तृणमूल का लोगों को बेचता तो किसी तरह से हो सकता है पंचायत चुनाव हो जाता, लेकिन इसीलिए पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है क्योंकि किसी को भी बेच दिया है लालचंद। और प्रसेनजीत दा, जिस तरह से कि कुछ युवा इस मामले को लेकर कई सालों से पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में धरना दे रहे हैं, उन युवाओं को बाकी लोगों का समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और खासतौर पर तब जब सीबीआई और ईडी ने घोटाला कहा और उसके बाद मंत्री जेल में हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियुक्तियां रद्द भी कर दी हैं। देखिए, बाकी लोग मतलब अगर प्रदेश की जनता के बारे में बात करें तो प्रदेश की जनता पूरी तरह से इन लोगों के साथ है। ये हम इसी से हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुका है, इसीलिए पंचायत चुनाव लेके इतनी दुविधा में है तृणमूल कांग्रेस की सरकार। अगर लोगों का समर्थन नहीं होता तो हो सकता है अब तक पंचायत चुनाव हो जाता। तो लोगों का समर्थन है, राजनीतिक दल का जो भी समर्थन है, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं। लोगों का समर्थन है, बास में, ट्राम में, चाय की दुकान पे, बाजार में, हर जगह पे लोगों का चर्चा इस विषय पर है कि किस तरह से। लेकिन हाँ, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक मुहिम चलाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो 32,000, 31,000, 36,000 जो भी हो, जिनका नौकरी निलंबित किया गया है, वो बेचारा करे क्या? मतलब जो पैसा देके, जो पैसा तृणमूल के लोगों ने खा चुका है, ऐसा ईडी का कहना है। जो पैसा देके धांधली करके नौकरी जिनको मिला है, उनका नौकरी बरकरार रहना चाहिए। ये एक कैंपेन तृणमूल की तरफ से चलाने की कोशिश किया जा रहा है लालचंद। ठीक, और इसी कोशिश के तहत ये पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की गई। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो ये बात थी कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाला, और उसके बाद फिर से कोशिश है कि किसी तरह से बर्खास्त शिक्षक बहाल हो जाए। बहरहाल, दिल्ली की राजनीति और आम आदमी पार्टी की खासतौर पर राजनीति, इस पर अब बात करते हैं। और एक बड़ी खबर, दरअसल दिल्ली में हुआ कुछ ऐसा है कि एक बार फिर से जो जेल में वीआईपी कल्चर है, आम आदमी पार्टी का नेता जो बहुत ही खास है, उसी की बात हम करने जा रहे हैं। घोटाले के आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को जेल में वीआईपी सुविधा का फिर से मामला सामने आया है। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और अब एक बार फिर से इस तरह का मामला सामने आया है। दरअसल सत्येंद्र जैन की मांग पर उनके सेल में 2 कैदियों को भेजा गया था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने जेल सुपरिटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस इस पर भेजा है। जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट से अनुरोध किया था कि वो अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और अपने डिप्रेशन का हवाला देकर सत्येंद्र जैन ने मांग की थी कि उनके साथ 2 अन्य कैदियों को रखा जाए ताकि वो उनसे बात कर सकें। सुपरिटेंडेंट ने सत्येंद्र जैन की मांग पूरी कर दी और 2 लोगों को उनके सेल में ट्रांसफर कर भी दिया। हालांकि अब जब नोटिस आ गई है, तब उसके बाद दोनों कैदियों को वापस उनके पुराने सेल में भेज दिया गया और सत्येंद्र जैन फिर से अकेले हो गए हैं। पिछले साल नवंबर में सत्येंद्र जैन की सेल का एक वीडियो सामने आया था, याद कीजिए, जिसमें वो बॉडी मसाज लेते हुए नजर आए थे। और दूसरी चर्चा यह है कि दिल्ली के कपूरथला हाउस में आप सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की सगाई हुई थी, उस कार्यक्रम पर भी विवाद है। दरअसल कपूरथला हाउस पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी है और मौजूदा समय में पंजाब के मुख्यमंत्री की ये रिहाइश है दिल्ली में। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री की रिहाइश पर कैसे राघव चड्ढा का कार्यक्रम हो गया। राघव चड्ढा पर कुछ और भी आरोप हैं। कांग्रेस और बीजेपी पहले से ही आप पर राघव चड्ढा को पंजाब का सुपर सीएम बनाने का आरोप लगाती रही है। तो अब उन चीजों से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता, जो आम आदमी पार्टी की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं, जुड़ गए हमारे साथ। नीरज, पहले मसाज और उसके बाद ये फरमाइश कि अकेलापन महसूस करता हूं, कुछ भेज दीजिए नहीं तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा, ये फरमाइश पूरी भी हो जाती है। ये जेल है या फिर कोई फरमाइशी प्रोग्राम? नीरज, देखिए, बिल्कुल फरमाइशी प्रोग्राम ही लगता है, क्योंकि जब जब इनको डिप्रेशन होती है तब तक इनकी मालिश करने के लिए जो कैदी हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं इनकी सेल के अंदर।
और आपने वीडियो भी देखे होंगे। और अगर इनको प्रॉब्लम है, और जैसा कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि डॉक्टर ने बोला है, तो डॉक्टर ने अगर बोला है तो वहाँ अस्पताल भी है, अस्पताल चले जाएं और वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो आपकी देखभाल कर सकते हैं। लेकिन से बातचीत कर रहे थे, चल फिर रहे थे, उसे देख के लगता नहीं था कि इनकी जो तबीयत है वो खराब है। और जिस तरीके की पूछताछ हुई थी, और जब अदालत में इनसे जब पूछा गया था तो ये तक कह दिया कि कोरोना की वजह से याददाश्त उनकी चली गई है, लेकिन जब अपनी सुविधा के लिए कुछ होता है तो याददाश्त आ भी जाती है और वो सुविधा इनको मिलती भी है। निश्चित तौर पर जेल में जिस तरह की घटनाएं या जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो कई सारे जो सवाल हैं वो खड़े करती हैं। जेल प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि वो जो वीआईपी कल्चर का विरोध करती थी, वो पार्टी अपने नेताओं के लिए, अपने मंत्रियों के लिए तमाम सुविधाएं, तमाम उनके लिए आरामदायक व्यवस्थाएं वो जेल के अंदर करवा रही है। तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्य की बात है। अब जो जेल अधीक्षक हैं उनसे पूछा गया, नोटिस दिया गया और उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आखिर इसके पीछे किसने कहा था उनसे इस काम को करने के लिए, और क्या केवल सत्येंद्र जैन ने बोला था या सत्येंद्र जैन के अलावा किसी ने बोला था वहां पे सुविधा पहुंचाने के लिए। तो ये जो नोटिस दिया गया है, एक तो सबसे पहले जरा ये बताइए किनके तरफ से दिया गया है, और क्या तिहाड़ जेल प्रशासन के अंदर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इनकी फरमाइश पूरी कर रहे थे और अब उनको नोटिस मिली है? लालचंद, मैं आपका सवाल मैं दोहराता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नोटिस किन्होंने दी है? आवाज आ रही नीरज? आवाज आ रही? बिल्कुल, नोटिस दिया है जेल अधीक्षक को, और ये पूछा गया है जेल अधीक्षक से कि आखिर किस नियम के तहत ये सुविधा सत्येंद्र जैन के लिए उपलब्ध करवाई गई थी, और क्या केवल सत्येंद्र जैन ने ही इसके लिए बोला था या किसी और ने बोला था सत्येंद्र जैन को ये सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कि उनका जो एकांतवास है वो एकांतवास में उनको डिप्रेशन ना हो, परेशानी ना हो, उसके लिए 2 कैदियों को वहाँ भेज दिया जाए। तो ये अब इसमें निश्चित तौर पर जब कारण बताओ नोटिस का जवाब देंगे तब पता लगेगा। लेकिन ये जेल प्रशासन पर जरूर सवाल खड़े करता है कि जिस तरह की सुविधाएं नियमों के अनुसार नहीं दी जा रही है, या कह सकते हैं कि नियमों के खिलाफ दी जा रही है। ठीक है। और पार्टी पर जो सवाल खड़ा हो रहा है उसमें एक सवाल और जुड़ गया है नीरज, और वो सवाल है कि कपूरथला हाउस जो दिल्ली में पंजाब के सीएम का निवास होता है, लगता है आवाज नहीं जा रही नीरज को। नीरज, आप तक आवाज आ रही है? लगता है फिलहाल नीरज तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। लेकिन जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं और नीरज भी कह रहे थे कि जेल प्रशासन पर तो सवाल है ही, लेकिन सवाल तो आम आदमी पार्टी पर भी है। आम आदमी पार्टी जो आम आदमी पार्टी थी, उनके बहुत सारे नेता अब ना सिर्फ खास बल्कि बेहद खास होते जा रहे हैं। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि उन्होंने सादगी, ईमानदारी, आम आदमी पार्टी होने का दम्भ भरा था, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बाकी ऐसे नेता दूसरी पार्टियों में भी होते हैं, लेकिन इन पर यह सवाल खास तौर पर इसीलिए उठता है। बहरहाल, हम आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम चलते चलते आपको एक खास रिपोर्ट से के साथ छोड़ जाते हैं। औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी के विशेषज्ञों ने पारंपरिक बागवानी के तौर तरीकों को बदलकर फलदार पौधों पर नई तकनीक का सफल ट्रायल किया है। इस ट्रायल में सदाबहार फल पौधों पर सघन घनत्व तकनीक अपनाकर सार्थक परिणाम सामने आए हैं। इस सफल ट्रायल से अब प्रदेश के निचले इलाकों के बागवान भी बहुत कम जमीन पर ज्यादा फलदार पौधे लगाकर मुनाफा कमा सकेंगे। तो देखिए जमीनी हकीकत की जुड़ी ये रिपोर्ट, और मुझे और इस वक्त की पूरी टीम को दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्थित औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी ने ऐसे सदाबहार फल पौधों पर सघन घनत्व तकनीक का सफल प्रयोग किया है जिनके पत्ते पतझड़ में भी नहीं झड़ते। गर्म इलाकों के इन फलदार पौधों पर प्रूनिंग तकनीक के जरिए पौधों की बहुत कम ऊंचाई पर ही फलों की पैदावार शुरू हो जाती है। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर सोमदेव शर्मा के अनुसार ये सफल ट्रायल मौसमी, आम, अमरूद और लीची के पौधों पर किया गया है। इस तकनीक में पेड़ों के आकार को नियंत्रित करने के लिए प्रूनिंग का खास ध्यान रखा जाता है और एक सीजन में एक पौधे से 50 किलो तक पैदावार ली जा सकती है। किसानों की आय में
लाभकारी मूल्य मिले या लाभ हो, इसके लिए पौधे का साइज छोटा हो, उसका मैनेजमेंट हो, उसमें उत्पादन और उत्पादकता प्रति बीघा, प्रति एकड़, प्रति हेक्टेयर बढ़े, ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी का पौधा मिले और कम कास्ट में, कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगे उसमें। महाविद्यालय के फल विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विकास कुमार शर्मा के अनुसार इस तकनीक से 1 हेक्टेयर जमीन पर आम के 2000 तक पौधे लगाए जा सकते हैं। प्लेन जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ से भी फल हमारे मार्केट में पूरा भरा पड़ा होता है, तो हमारे जो किसान बागवान हैं उन्हें उसका मूल्य नहीं मिल पाता। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर 2016 में आम की नई किस्में, जिनमें पूसा अरुणिमा, पूसा लालिमा, पूसा पीताम्बर, अरुणिका, अंबिका, पूसा सूर्या, इस मल्लिका, अमरपाली, ये जो ड्वार्फ वैरायटीज हैं ये यहाँ पर लगाई है। फल विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर संजीव बनियाल के अनुसार इस तकनीक में आ सकते हैं, लेकिन जब हम हाई डेंसिटी में पौधे लगाते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें समय पर काट छांट करना यानी प्रूनिंग और ट्रेनिंग करना आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पेड़ आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे फल उत्पादन और उसकी क्वालिटी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी के फल विज्ञान विभाग के फल शोध केंद्र के विशेषज्ञों ने संस्थान परिसर में इस तकनीक को कई बीघा जमीन पर विभिन्न फलदार पौधों पर सफलतापूर्वक लागू किया है। जीडी न्यूज के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर